वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हम पढ़ रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की मैग्नेटिज्म सीरीज। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं ये हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक होते हैं आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे बनी है? जैसा कि लिख रखा है ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स का जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स, अच्छा बिहेवियर ऑफ मटेरियल किसके, यानी हम जब मटेरियल को एक्सपोज करते हैं कहाँ एक्सपोज करते हैं? एक अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट्स। तो इन सब मटेरियल्स का जो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है, तो इस बिहेवियर की बिना पे हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं थ्री टाइप्स में, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स, जब मटेरियल को एक्सपोज किया जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट कैन बी क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप्स: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। सो स्टूडेंट्स हमने अगर आपको याद हो तो एक चीज़ डिटेल से पढ़ी थी कि स्टूडेंट्स मैटर जो है, मैटर मैटर किससे मिलके बनता है स्टूडेंट्स? मैटर तो बनता है एटम से मिलके, ठीक है, एटम से। अब स्टूडेंट्स एटम में क्या होते हैं? स्टूडेंट्स एटम में तो होते हैं थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी अगर हम एटम की कंसिस्टेंस देखें तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग करता रहता है। अराउंड द न्यूक्लियस ये एक्सेलरेट हो रहा होता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है स्टूडेंट्स कि जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे एक्सेलरेट हो रहा है तो डेफिनेटली इसके पास एक करंट लूप बनेगा, ठीक है। एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये स्टूडेंट्स क्या बनाएगा? ये आपके पास करंट लूप बनाएगा, ठीक है, करंट लूप बनाएगा। और फिर स्टूडेंट जब हम करंट लूप के पास आ जाते हैं, करंट लूप के पास आ जाते हैं, देन फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? इन दैट केस हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है एटम के पास। यानी जो एटम है इट विल नो मोर मैग्नेट, सॉरी, इट विल नो मोर एटम नाउ, इट विल हैव नाउ एटॉमिक डायपोल्स, ठीक है। एटम में एक एटॉमिक डायपोल आ जाता है, ठीक है, करंट लूप बनने के बाद एटम जो है वो एटॉमिक डायपोल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिटेल से स्टूडेंट्स डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके थे, एटॉमिक डायपोल्स। फिर से इसको रिवाइज करवाता हूँ। यानी हमने कहा था कि मैटर है स्टूडेंट्स, मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है। एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो हमने ये सीखा है कि जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल उसे अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट बनता है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग करंट, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट आई बनाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटिंग के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी आसान लफ्जों में एक करंट लूप बनता है। सो स्टूडेंट्स दिस करंट लूप विल नाउ आल्सो हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे एटॉमिक डायपोल बन जाता है। तो हमने आसान लफ्जों में हम ये कह रहे थे कि चूंकि एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता है नहीं स्टूडेंट्स, एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिटिंग करते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। तो जो अब एटम है इट विल नो मोर सिंबलाइज लाइक दैट, इट विल बी सिंबलाइज लाइक एटॉमिक डायपोल। हम उसको कहेंगे कि जी ये आपके पास एटॉमिक डायपोल्स अब बन चुके हैं, ठीक है। वो करंट लूप जो है उन्होंने, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है एटम के पास, एटम जो है वो एक प्रॉपर स्टूडेंट्स एटॉमिक डायपोल बनाएगा। यहाँ पे हमने ये भी बात की थी स्टूडेंट्स से कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट लूप बन रहा है, अगर आप उस पर राइट हैंड रूल लगाओ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जो है अगर आप कर्लिंग करें तो योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी करंट जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, अगर आप कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है,
अगर आप ऐसे करते हो करंट की डायरेक्शन में तो यू विल सी कि आपका जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो आपके पास जस्ट रिमेन लाइक दैट। ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा। आप इस पे लगा सकते हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज कर्लिंग रखें एंड देन योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नहीं कि आपके पास इट विल नो मोर सिंबलाइज लाइक दैट। आपके जो एटम है ये अब एटम नहीं रहे बल्कि ये मैग्नेटिक डायपोल बन चुके हैं। इसको आप एटॉमिक डायपोल भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अब नॉर्थ और साउथ बन जाते हैं। इस नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बता दी मैंने कैसे निकालते थे हम इसको निकालते थे राइट हैंड रूल से। कर्ल योर फिंगर एट डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये थी स्टूडेंट्स पुरानी थ्योरी जिसमें हमने कहा कि कैसे एक मटेरियल जो है वो ये जर्नी तय करता हुआ एटॉमिक डायपोल तक पहुंच जाता है। सो अब हमने स्टूडेंट्स इसी मटेरियल की कैटेगरी पढ़नी है। जब इसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसका बिहेवियर क्या होता है। लेट मी रेज द एक्स्ट्रा राइटिंग ताकि हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया क्लियर हो और आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स डायम मैग्नेटिज्म के पास, डायम मैग्नेटिक मटेरियल के पास। डायम मैग्नेटिक मटेरियल स्टूडेंट्स कैसे होते हैं इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डायम मैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनमें जो स्पिन होता है और जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इट इज सो ओरिएंटेड। ठीक है, इट इज सो ओरिएंटेड और आप यूँ कह लें कि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक स्पिनिंग और ऑर्बिटल मोशन जो है वो ऐसे होती है कि इससे जो बनने वाले मैग्नेटिक डायपोल्स हैं स्टूडेंट्स या एटॉमिक डायपोल वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं एग्जांपल ले लूँ आपके पास हीलियम की। अगर आप हीलियम की एग्जांपल लो, हीलियम की, अब हीलियम के पास स्टूडेंट्स मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है। फर्स्ट वन का एटॉमिक डायपोल ऐसे बनेगा, सेकंड वन का एटॉमिक डायपोल ऐसे बनेगा। आप देख रहे हो कि दोनों की जो डायपोल्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आप यूँ कह लो कि डायम मैग्नेटिक मटेरियल में स्टूडेंट्स ये भी होता है कि जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी उनकी जो ऑर्बिटल मोशन होती है उसकी वजह से जो एटॉमिक डायपोल होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द, अगर मैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, न्यूक्लियस के गिर्द जब ऐसे रोटेट करता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाला करंट स्टूडेंट्स ये रहेगा। और इसका अगर आप एटॉमिक डायपोल की बात करते हो, कर्ल योर फिंगर एंटी क्लॉकवाइज and the direction of current, your thumb will indicate the direction of magnetic dipole। तो एक इसका डायपोल ऐसे बनेगा, इसके बनने की वजह से इसी हिसाब से जो स्टूडेंट्स इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर सपोज किया कि उसकी ऑर्बिटल मोशन ऐसे है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन की अगर वो आपके पास ऐसे है तो डेफिनेटली बनने वाला करंट स्टूडेंट्स वो ऐसे होगा, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। चूंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करंट की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के एकदम अपोजिट होती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा होता है, ऑर्बिटल मोशन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसे अपोजिट डायरेक्शन में करंट लूप बनता है। तो करंट लूप जिस डायरेक्शन में बनता है, आप अपनी कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लूप, जो कि इस दफा क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो अगर आपके पास क्लॉकवाइज करंट लूप बनता है तो इन दैट केस जो आपके पास अब की बार मैग्नेटिक डायपोल है वो यू बनेगा। तो आप अगर देखो तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को टोटली तौर पे, अगर ये सेम शेल्स में सेम ऑर्बिट्स में स्टूडेंट्स शेयर बैटिंग कर रहा है तो यू विल सी वन डायपोल विल रिप्रेजेंट लाइक दैट, अदर लाइक दैट। तो ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को टोटली कैंसिल कर रहा है स्टूडेंट्स। हमने बोला था ये कि जो एटॉमिक डायपोल होते हैं उसमें मेनली जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेनली कंट्रीब्यूटिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक डायपोल या
एटॉमिक डायपोल ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का मैग्नेटिक डायपोल तभी बनता है, इसमें ऑर्बिटल मोशन जो है वो मेनली कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके ही तो स्टूडेंट ये करंट लूप बनता है, ठीक है। ये करंट लूप आई, ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही मिलके तो बनता है। तो अगर एक ऑर्बिट्स में दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज करंट से, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटिंग से एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप बनेगा, और इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटिंग से क्लॉकवाइज करंट लूप बनेगा। तो दोनों इन दोनों की वजह से बनने वाले जो मैग्नेटिक डायपोल हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स। सो अगर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा, देयर विल बी नो मैग्नेटिक डायपोल फॉर्म्ड इन दैट केस। सो स्टूडेंट ऐसे मटेरियल जिनमें आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटिंग मोशंस की वजह से जीरो रहे और किसी तरह की नेट मैग्नेटिक फील्ड ना बने, वो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और इस टाइप्स के मटेरियल्स को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिनमें आप यूँ कह लो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहे, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। सो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है तो उस केस में हमारे पास बी नेट जब जीरो हो तो हम ये कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की आपके पास कैटेगरी है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम जैसा कि आप यहाँ पे देख ले हो, एच क्या है स्टूडेंट्स, एक आपके पास इट्स टाइप्स ऑफ एच इज अ टाइप ऑफ, एच इज नथिंग बट इट्स अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने कहा कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को एक्सपोज करेंगे, तो एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एच रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर आप फिगर ए में देखो, ठीक है, फिगर ए में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है, ये देख सकते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इसी हिसाब से अगर आप फिगर बी में देखें, ठीक है, फिगर बी में देखें तो यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, एच इज इक्वल टू एच नॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में किसी किस्म के स्टूडेंट्स डायपोल बने नहीं है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक स्पिन और इसकी वजह से जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतने ओरिएंटेड है, इतने पेयर्ड है स्टूडेंट्स की, उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रही, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई डायपोल्स आपको नजर नहीं आ रहे। बट व्हाट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने इंड्यूस मैग्नेटिज्म में ये बात आपको पढ़ाई थी कि जब भी आप स्टूडेंट्स किसी भी मटेरियल के बाहर, ठीक है, किसी भी मटेरियल के बाहर अगर कोई एक्सटर्नल एच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है, इंटरनल साइड पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस इन दैट मटेरियल। अब स्टूडेंट ऐसा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उस पर जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होती है वो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट की तरफ है तो इसमें बनने वाली जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट होगी, जो बाहर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का काम करेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, बाहर से बनने वाली, ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगी। यानी अगर एच जो है वो आपके पास कैसे जा रहा है, एच स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ है तो आपका जो इंटरनल यानी जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, इंड्यूस वाले इसको मैं आई कह देता हूँ, वो स्टूडेंट्स आपके पास राइट से लेफ्ट होगी। यानी आसान लफ्जों में राइट से लेफ्ट, आसान लफ्जों में क्या होना शुरू हो जाएगा, ये इसको अपोज करेगी, ठीक है, बजाय कि ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्ट हो, बल्कि ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगी स्टूडेंट्स, क्या करने की, रिपेल करेगी, ठीक है।
सो ये थी आपके पास कैटेगरी स्टूडेंट्स के। आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की, जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स कॉपर है, ठीक है, और जिंक है, बिस्मथ है। ये आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए। कॉपर है स्टूडेंट्स, जिंक है आपके पास, बिस्मथ भी जाना जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे, ठीक है। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपके पास सिल्वर, गोल्ड, मार्बल, ये वो तमाम मटेरियल है स्टूडेंट्स जो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे जाने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि ऐसे मटेरियल जिनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, याद रखिएगा जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो, जैसा कि यहाँ पे जीरो है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो जीरो है, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और आपके पास इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो स्टूडेंट ऐसे मटेरियल जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका सेकंड नेम याद रखिएगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स के, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है, उनकी नेट आपके पास बल्कि एब्सेंस में, सॉरी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने चाहिए। उसके एक्सेंस में अगर आपके पास किसी तरह के मैग्नेटिक डेपोज ना हो और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, ठीक है, ये वाला केस हो, तो हम स्टूडेंट ऐसी कैटेगरी को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इट इज नॉन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो स्टूडेंट्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी हमने देख ली। सो चलते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल बनते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल अपने से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्टूडेंट्स अपोज करते हैं, ठीक है। जो इंड्यूस्ड डायपोल देख रहे हो आप, ये देख लो, ये रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉन एज रिपल्शन। ये देख रहे हो ना, ये रिपेल कर रहे हैं इसको। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है और इंड्यूस्ड डायपोल राइट से लेफ्ट की तरफ है। देख सकते हो ये इंड्यूस हो रहा है और ये नेगेटिव साइन भी यही बता रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो आपके पास एम है स्टूडेंट्स, ठीक है, एम और एम नॉट दोनों को नेगेटिव साइन से बताया हुआ है। ये नहीं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिजिक्स में हम अपोजिट डायरेक्शन को बतलाने के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स गो टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप जो ऑर्बिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो अगर आप तमाम इलेक्ट्रॉन्स के से बनने वाले एटॉमिक डायपोल्स को सम अप करें स्टूडेंट्स, तो उसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी नॉट जीरो। यानी अगर आप तमाम मैग्नेटिक मटेरियल्स का से बनने वाली जो मैग्नेटिक, डेफिनेटली मैंने आपसे कहा कि एटम के गिर्द स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहे होते हैं और डेफिनेटली हर इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, मैग्नेटिक डायपोल बनता है। तो आप इस तरीके से तमाम इलेक्ट्रॉन्स के, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, अगर आप उनका मैग्नेटिक मोमेंट सम अप करें और उनका मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो की इक्वल ना आए, ठीक है, और अगर मैग्नेटिक डेपोज बने, तो आप कहते हो ऐसी कैटेगरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कहलाती है, क्योंकि ऐसे मटेरियल में स्टूडेंट्स डायपोल मौजूद होते हैं, ठीक है। नेट मैग्नेटिक इसका जीरो नहीं होता, यानी डायपोल यहाँ होते हैं मौजूद, जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। मेनली आपसे कहा था कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कि मोस्टली, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सोडियम की बात कर लेते हैं। इस केस में एक एग्जांपल सोडियम का देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो इट इज़ 1:2, 2:2, इट इज़ 2p6 और इसी तरीके से 3s1।
अब स्टूडेंट्स ये रहे इलेक्ट्रॉन्स आपके सोडियम के, it is paired, so it is also paired. Similarly 2p6 को अगर अब हम दिखाएं आपको तो it is also paired, 2p6 पेड फॉर्म में है। यहाँ पे अगर आप 3s1 की बात करते हो तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास। तो स्टूडेंट देख सकते हो 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे आपके पास जो डायपोल्स हैं स्टूडेंट, इस ऑर्बिटल मोशन से बनने वाला जो मैग्नेटिक डायपोल है, कोई अदर मैग्नेटिक डायपोल नहीं है जिसको कैंसिल कर सके इस इफेक्ट से। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे डायपोल्स यहाँ बनने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इस किसी भी एटम यानी आपके पास एक जो सैंपल होता है स्टूडेंट्स, उसमें 10⁻12 to 10⁻13 एटम होते हैं, और ख़ुद सोचें कि उन एटम की वजह से मैं 10⁻12 मल्टीपल थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले मैग्नेटिक डायपोल बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक डायपोल ऐसे सम अप करें तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 मिलेगी, क्योंकि कोई अदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो उसको कैंसिल आउट कर सके, जैसे मैंने अभी आपको सोडियम का दिखाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को चेक करें तो यहाँ पे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती, और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये H इज इक्वल टू 0 लिखते हैं स्टूडेंट्स, इससे हमारी मुराद क्या होती है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं B लिखूंगा स्टूडेंट, इससे मुराद मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इस हिसाब से अगर H को अप्लाई किया जा रहा है तो कहा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ B, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर दी गई है। स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, याद रखिएगा ये रैंडमली स्टूडेंट्स ऐसे कोई यहाँ पड़ा होता है, कोई लेफ्ट राइट को, हर किसी की इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है हर मैग्नेटिक डायपोल की, ठीक है, हर मैग्नेटिक डायपोल की इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है। लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हो तो स्टूडेंट्स ये अपने आप को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं बी में, या एच और बी यहाँ एक ही सेंस है स्टूडेंट्स, एच और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो जो डायपोल हैं ये एज मच एज पॉसिबल अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, बट नॉट स्टूडेंट्स 100%। कुछ डायपोल होते हैं जो 100% इसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, कुछ डायपोल अलाइन होने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो, ठीक है, एक्सटर्नल बी लगाते हो, तो एक्सटर्नल बी की फंक्शनलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपके जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं उस पर टार्क लगाती है, ठीक है। टार्क क्या है स्टूडेंट्स, टार्क तो रोटेशनल इफेक्ट का नाम है, यानी आपके डायपोल को मोड़ता हुआ अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, रोटेट करता हुआ, ठीक है। तो होता क्या है कि हर मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया जाता है तो इनका रिस्पांस, इनका बिहेवियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंट होता है। जैसे अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ये बिहेवियर होता है कि एज मच एज पॉसिबल कुछ तो अलाइन हो जाते हैं, कुछ फिर अलाइन टार्क लगते लगते मैक्सिमम इसको अलाइन करते यहाँ तक अलाइन कर लिया, कुछ ये अलाइन हो गया। अब ये फॉर एग्जांपल टोटली ये मुड़ा हुआ है, इसको जब वो अलाइन करेगा तो मैक्सिमम यहाँ तक ले आएगा, तो इसकी अलाइनमेंट ऐसे हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट 100% स्टूडेंट्स, नॉट 100%, एज मच एज पॉसिबल जब इस पे टार्क लगता है तो फीबली आप कह सकते हैं नॉट 100%, बट पार्शली जो एटॉमिक डायपोल होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जो ये अलाइनमेंट है डायपोल्स की, ये दो तरह से इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अलाइनमेंट कैसे बढ़ाई जा सकती है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज, बट हाउ। अलाइनमेंट स्टूडेंट्स इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है कि अगर हम
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बड़ी अच्छी सी स्ट्रांग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को कम करने से क्योंकि स्टूडेंट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इन डायपोल्स की एनर्जी बढ़ती है, डेफिनेटली इनकी अलाइनमेंट लूज होना शुरू हो जाती है, और जब इनकी अलाइनमेंट लूज होती है तो डेफिनेटली इनके डायपोल्स वेल अलाइन नहीं हो सकते, ठीक है। ये फिर रैंडमनेस इनके अंदर आ जाती है। तो दैट्स वाई टेम्परेचर को कम करने से, मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा अप्लाई करने से अलाइनमेंट बढ़ाई जा सकती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्या ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे डायपोल्स, तो डेफिनेटली अगर आप गौर करो इस पे, भले वो पैरामैग्नेटिज्म हो, भले वो डाया हो, भले वो फेरो हो, स्टूडेंट मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म तीनों में बनती है, भले वो डाया है, पैरा है, फेरो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो डायमैग्नेटिज्म में देखो तो डायपोल थे ही नहीं, ठीक है, डायपोल बिल्कुल थे ही नहीं वहां का। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो स्टूडेंट, वहां बिल्कुल एटम थे, डायपोल तो बने ही नहीं थे। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, ठीक है, नेट बी जो था मैग्नेटिक मोमेंट वो जीरो था। लेकिन यहाँ पे तो डायपोल बने स्टूडेंट, तो और इसी हिसाब से इसकी डायरेक्शन में लाइन भी हुए एज मच एज पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट विल बी अट्रैक्टेड, बट नॉट 100%। वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं होगी, ये वीक अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और स्लाइटली मतलब आपके ये अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो रिपेल करते थे आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। डायमैग्नेटिक ये स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करते हैं, बट वीकली अट्रैक्ट करते हैं। इस हिसाब से स्टूडेंट्स अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से मैग्नेटिक फील्ड को गुजार दिए जाए, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो गुजारी गई हैं फिगर ए में। अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरामैग्नेटिक में, तो देखें ये चूंकि आपको पता है वीकली अट्रैक्ट तो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये बाहर से गुजर रही हैं, ये बाहर से गुजर, इस सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींच के अपने अंदर ले आता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल चूंकि अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। ये नहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसके आसपास गुजारी जाए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच के अपने अंदर ले आता है। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स इस मटेरियल को पहचानिए, एक ऐसा मटेरियल है स्टूडेंट, देखने में तो ये डायमैग्नेटिज्म ही नजर आ रहा है, क्योंकि बाय नेचर तो डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपल्सिव होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से डाइवर्ट कंडीशन में जा रही हैं, ठीक है, स्केचड होके जा रही हैं, ये इसको अंदर नहीं खींच रहा। अलबत्ता यहाँ जो इंड्यूस्ड डायपोल बनेंगे वो इसको रिपेल करेंगे और ये स्केचड होके जा रहे हैं। तो ये जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है स्टूडेंट, इट इज एक्चुअली डायमैग्नेटिक मटेरियल, और इस जो ऊपर आपको नजर आ रहा है दैट इज पैरामैग्नेटिक। सो स्टूडेंट इस फिगर से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पैरा और डाया में मोस्टली जो है वो क्या फर्क है, वो रिपल्सिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें डायपोल्स बनते हैं, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है स्टूडेंट्स, और वहाँ इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी किस्म के डायपोल नहीं बनते, उनका नेट भी जीरो होता है। उस हिसाब से स्टूडेंट यहाँ एच अप्लाई करें तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ अगर एच अप्लाई करें तो वो वीकली रिपेल होते हैं। स्टूडेंट्स ये है आपके पास इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरह के होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, पहले से स्टूडेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफरेंट है। इनमें स्टूडेंट ऐसे बनते हैं डोमेन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड दी डोमेन्स, दीज आर कॉल्ड दी डोमेन्स। अब स्टूडेंट्स डोमेन्स क्या है? स्टूडेंट डोमेन्स वो स्मॉल एरिया रीजन है जहाँ पे एक जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, छोटा छोटा रीजन होता है, ये स्मॉल पोर्शन होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है ये एक आपके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये पहले से स्टूडेंट इस मटेरियल में मौजूद है, ये डोमेन्स है, ठीक है, 1 डोमेन, 2 डोमेन, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 डोमेन है। और आप देखो रैंडमली अलाइंड है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स, इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं वो रैंडमली अलाइन होते हैं, छोटे छोटे डोमेन्स में अलाइन हुए होते हैं, ठीक है। और
जब इस ये तो स्टूडेंट्स एंटाप्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो ये आपने ना पैरा में देखा है ना आपने डाया में देखा है। डाया में तो खैर बनते ही नहीं है, पैरा में आपने देखा कि वहां रैंडमली अलाइन थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये छोटे छोटे रीजन में अपने आप में ये डोमेन बना हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये डोमेन जो है ये अच्छा खासा आप कह लें कि यहाँ तो मैंने थोड़े से दिखाए हैं। अगर आप एक छोटा सा वॉल्यूम लें तो एक डोमेन में स्टूडेंट्स 10⁻12 तक आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक डायपोल्स आते हैं। इतने एटम के मैग्नेटिक डायपोल पाए जाते हैं छोटे से वॉल्यूम में। तो खुद सोचे कि ये मटेरियल कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो के तौर पे सामने आएगा। मजीद सामने आएगा कि अगर इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाए, जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो डोमेन्स हैं इन सब ने आपको इन सब पे टार्क लगा। जब इस टार्क लगने के बाद एक्सटर्नल फील्ड ने टार्क लगाया तो सारों को मोड़ के अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। यू सी के तमाम जो मैग्नेटिक डायपोल्स इट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट्स ये जो होते हैं ये आपके पास आप कह लें कि बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि इस रिस्पांस को भी आप देख सकते हो। यानी ये बड़े स्ट्रांगेस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, एक्सपोजर होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। जो आपके पैरामैग्नेटिक थे वो तो स्टूडेंट्स वीकली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपके जो फेरोमैग्नेटिक हैं ये बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ये क्यों बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स एक वजह तो ये भी होती है कि इसके अंदर डोमेन्स पाए जाते हैं। अच्छा, डोमेन्स आपके फेरो और पैरा में ये भी फर्क है कि वहां आपका डोमेन्स का एक्चुअली इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है पैरामैग्नेटिज्म में। बट स्टूडेंट फेरोमैग्नेटिज्म में जो डोमेन्स का फैक्टर है ये अच्छा खासा प्रोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है। अच्छा खासा प्रोमिनेंट फैक्टर है। यहाँ आपके जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं ये ऑलरेडी छोटे छोटे डोमेन्स में अलाइंड होते हैं स्टूडेंट्स। वहां तो पैरा में तो आपने मैग्नेटिक फील्ड जब लगाई तो देखा आपने स्लाइटली फीबली जो है वो मैग्नेटिक डायपोल ने अपने आप को अलाइन किया, कुछ अभी भी 100% अलाइन नहीं थे। यहाँ ऑलरेडी छोटे छोटे डोमेन्स में अलाइनमेंट पाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये इस इलाके का जो मैग्नेटिक डायपोल है वही से इंडिपेंडेंट है। इसके से इंडिपेंडेंट डोमेन्स बने हुए अपने अपने। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया जाता है तो ये सारे डोमेन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं आपके एक्सपोजर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और दूसरा इसीलिए स्टूडेंट्स इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सॉफ्ट आयरन कोर इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो कि ज़्यादातर हम इसको इसलिए भी यूज़ करते हैं अप्लायंसेस के अंदर कि ये स्टूडेंट बाहर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड को खींच के पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड सारी अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़े स्ट्रांग अट्रैक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ आपके पास आयरन, जैसा मैंने आपसे कहा, इसके अलावा आपके पास कोबाल्ट स्टूडेंट्स, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे यूज होता है। निकल है, ठीक है। और सम मटेरियल अलाइज है, इसमें निकल भी बड़ा स्ट्रांग अट्रैक्टिव पाया जाता है। और कुछ अलाइज भी जो हैं वो इसके तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं स्टूडेंट। सो ये था आपके पास तीनों का डिफरेंस, तीनों का डेप्थ कंसेप्ट, फेरो, डाया एंड पैरामैग्नेटिज्म। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनके सबका आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, पुट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, आंसर विल बी in front of you in a few seconds. Thank you, stay tuned for next lecture.